अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे कराची के उस अहम इशू के ऊपर जो कि काफ़ी दिनों से हमें नज़र आ रहा था, जिस पर वोटिंग हुई और फिर उसके बाद रिज़ल्ट सामने आया। अब उस पर जो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया दीगर पार्टीज़ की जानिब से जो हार गई, और ये शायद हमारी अब रिवायत बन चुकी है पाकिस्तान की, जो पार्टी हारती है वो यकीनी तौर पर उस पर एतराज़ात उठा देती है किसी ना किसी पॉइंट को लेके। और इस दफ़ा काफ़ी बड़े जो मार्जिन के साथ पॉइंट उठाए हैं अपोजिशन ने। कुछ 167 पोलिंग स्टेशन के हवाले से कहा गया कि वहाँ पर फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं थे उस फॉर्म के ऊपर, फॉर्म 46 नहीं दिया गया हमें। दीगर ऐसे इशूज़ हैं जो छोटे छोटे वो अपोजिशन ने उठाए और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त एक्सेप्ट करी मिफ्ता इस्माइल साहब की, और उस पर आज फैसला सुना दिया गया है। दोबारा से गिनती की जाएगी। पोलिंग का अमल तो नहीं होगा दोबारा से, क्योंकि पीटीआई ने इसका मुतालबा किया था कि दोबारा से वहाँ पर इलेक्शन कराए जाएँ, जो कि शायद अब पॉसिबल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस नहीं दिया इतना। लेकिन गिनती का अमल अब 6 तारीख को होगा, सुबह 9 बजे होगा। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। पीपल्स पार्टी इसका दावा कर रही है कि हम फिर भी जीतेंगे, मगर दीगर पार्टीज कहती हैं कि हम जीतेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा हम उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे, चाहे वो हमारी हार की सूरत में आए या जीत की सूरत में आए। मगर इस पर अपोजिशन अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, और हुकूमत ने इस पर कहा था कि हम दोबारा से पोलिंग कराना चाहते हैं, और वो उनकी इस्तदा मंजूर नहीं की गई, उसे मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उस पर भी हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से इस पर वो क्या रद्द-ए-अमल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत लाने के लिए अब बज़द होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी जो मसला है, जो अमल होता है वोटिंग का, वो शफाफ नहीं होता। फिर 2018 के इलेक्शन को फिर हम किस तरह से शफाफ देख सकते हैं, डस्का का इलेक्शन किस तरह से शफाफ देख सकते हैं, और अभी जो रिसेंटली NA 249 हुआ वो हम पे किस तरह से शफाफियत उसकी बरकरार रख सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अब उठते हुए दिखाई देंगे। इसी में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उबैद शाह साहब हैं, तज़कियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, और यकीनी तौर पर NA 249 और इंतखाबी इस्लाहात आपसे इस पर पॉइंट लेने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है राना गुलजार ताज साहब हैं, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हैं, मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। उबैद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले। NA 249 एक तरफ तो पहले वोटिंग हुई, काफ़ी इस पर शोर हुआ। उससे पहले जो हमने देखा अली मादर शेख साहब का रिएक्शन, वो भी सबके सामने था। एक बार फिर से हमने वही उसमें सूरत हाल देखी उसी हल्के में। रिजल्ट आ गया, पीपल्स पार्टी जीत गई, नून लीग को शायद नहीं हजम हुआ। किस तरह से देखा आपने तमाम चीज़ों को, और अब दोबारा से गिनती का अमल शुरू होने वाला है, आपको क्या लगता है कौन इस दफ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताहिर भाई, बात यह कि बज़ाहिर ये तासुर था जो सियासी पंडित हैं और जो समझते थे हल्के के हालात को, और उसके जो माजी का ट्रैक है वहाँ पे जिस तरह से वोटिंग होती रही है उसको देखते रहे रिजल्ट्स को, तो अंदाज़ा ये था कि ये सीट मुस्लिम लीग नून की है। नून से बैठे हैं, बेग साहब हमारे नुमाइंदगी करते हैं, ये भी इस बात को, ये तो जाहिर है यही कहेंगे कि नून की ही सीट है, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी यही समझा जाता था कि ये सीट जो है वो शहबाज शरीफ साहब 700 वोट से हारे थे लास्ट टाइम इसमें। पहले एजाज शफी साहब भी यहाँ से मैंने रहे मुस्लिम लीग नून के। तो पीपल्स पार्टी इस गेम में कभी नज़र आती नहीं थी, ना ही पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ा शो वहाँ किया, ना उनकी कोई लीडरशिप वहाँ पहुँची, ना कोई बड़ा जलसा किया। जी हाँ बिल्कुल। ना MQ में एक दफ़ा ऐसे सीट निकाल चुकी है, ख्वाजा मंसूर साहब शायद गालिबन उनका नाम था, मेरे थे यहाँ से, लेकिन पीपल्स पार्टी इस गेम में नहीं थी। तो PTI का भी कोई असरात नहीं नज़र आते थे कि PTI कुछ कर पाएगी, क्योंकि PTI से लोग ज़्यादा PTI पर तनकीद करते हैं और उनकी पॉलिसियों के नाक़िद है। लेकिन पीपल्स पार्टी अचानक ऑल ऑफ ए सडन उसने एक पोजीशन बनाई, और उसके पीछे जो समझा जाता है वो ये है कि बहुत मैसिवली डेवलपमेंट वर्क। अच्छा, जो ये हल्का कहा जाता था कि अनप्रेडिक्टेबल है, कभी किसी के पास जा सकती है सीट। पीटीआई देखें जिसने पॉपुलेशन पहली को, दफा आते ही लिया, जी और हाँ, पीपल्स पार्टी जो यहाँ से कभी जीती नहीं, वो इस दफा अब जीत गई। मुस्लिम लीग नून का हल्का 92 में, 88 में जीती। अच्छा, नसरुल्लाह साहब। तो ये अनप्रेडिक्टेबल सीट, आप समझ सकते हैं कि आप दोबारा से रिजल्ट चेंज होते हुए दिखाई देंगे? तो नहीं, देखें परेशानी होगी देखें दीगर पार्टीज को? देखें PTI का तो मौक़िफ़ ये है कि जी 5% से ज़्यादा जो सबसे विनिंग कैंडिडेट है, टॉप वोट टेकर है, उसके भी वोट टोटल वोट से 5% से ज़्यादा नहीं है। और जब डिफरेंस भी बहुत कम होता है तो रीकाउंटिंग होती है। बिलावल जरदारी साहब ने तो उसको खैर मकदम किया है, उन्होंने वेलकम किया कि जी कर लें री वोटिंग, कोई वो इशू नहीं है। 6 तारीख को तमाम पार्टियों को कहा गया कि वो आ जाएँ और री वोटिंग करें, लेकिन री पोलिंग करें, यानी सॉरी रिकाउंटिंग करें। लेकिन बात यह है कि रिकाउंटिंग में शायद 200, 400, 300 वोट्स का फ़र्क आएगा। मुस्तरद शुदा वोटों पर जब आप दोबारा गिनती करते हैं तो उसमें कुछ एतराज़ात सारी पार्टियां मौजूद होती हैं, और वो ऐसे एतराज़ात सामने आते हैं जिनमें कुछ वोटों को तस्लीम कर लिया जाता है और कुछ वोट बरकरार रहते हैं कि वो मुस्तरद है।
मेरा नहीं ख्याल है कि नतीजे पे कोई ख़ास फ़र्क चले जीत पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना, जीत या हार एक वोट से भी हो, जीत या हार तो फिर भी कहलाती है। राणा साहब आपकी तरफ आऊँगा। पीपल्स पार्टी ने सीट जीती और अब दोबारा से गिनती होती है। बिलावल साहब कहते हैं कि हम खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून भी ये बात कहती है। तो क्या अगर रिजल्ट चेंज होता है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं आता उनके हक में, तो क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे आप फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुताहिर भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो हम फिर कहेंगे बल्दिया टाउन की आवाम का शुक्रिया। NA-4029 की जो आवाम है जिन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद किया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं। सही। देखिए, रिज़ल्ट है बिल्कुल जो हमारे जो कुलीग्स हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो भी हमारे जो साथी हैं जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया है और उनको एतराज़ात हैं, तो बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएं और इलेक्शन कमीशन में अपने एतराज़ात दाखिल करें। और इलेक्शन कमीशन ने उस पर एक्शन लिया और आज उसकी हेयरिंग हुई और उस पर 6 तारीख मुकर्रर की है रिकाउंटिंग की। तो हमें तो तस्लीम है बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आज़ाद इदारा है और उस पर हमारा एतमाद है कि वो जो भी फैसला आएगा वहाँ सब लोग मौजूद होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी मौजूद होंगी। तो हम सियासी लोग हैं और सियासी तरीके पर हम यकीन रखते हैं। तो 2018 में भी तो यही इलेक्शन कमीशन था जब आपको देखिए, एतमाद वो तो नहीं था पूरी और आप कौम का एतमाद वोट हो गया चोरी हुआ, वो 2018 का तो पूरी कौम का वोट चोरी हुआ है और वो तो आपके सामने आ रहा है। देखिए, जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो तमाम इलेक्शन मौजूदा हुक्मरान लोग जो है वो हार रहे हैं, एक के बाद दीगरे वो तमाम इलेक्शन सीटें हार कमीशन रहे इदारा हैं। तो मोतबर है ना, नहीं, उसकी तो कहीं कोताही नहीं देखिए, है। बात मोतबर की बिल्कुल, हमारे लिए तो तमाम इदारे मोतबर हैं, बिल्कुल। हमारे तो पाकिस्तान के हर इदारा मोतबर है, बिल्कुल। लेकिन वो जो बीच में गड़बड़ करते हैं ये काबिल मजम्मत होता है। तो उस वक्त जो बात की गई है 2018 का हुकूमत उसी गड़बड़ की वजह से इलेक्शन, बनी है। देखिए 2018 का जो इलेक्शन है ये तो एम्पायर की उंगलियों पे बना, ये तो एम्पायर ने हुकूमत बनाई है, अवाम की गवर्नमेंट तो नहीं बनी। और सिंध में किसने बनाई है? नहीं, सिंध की मैं बात नहीं, मैं तो टोटल बात कर रहा हूँ। सिंध में, इसमें सिंध में हो या पंजाब में, देखे ना पूरा इलेक्शन ही इस तरह का हुआ है। इलेक्शन फेयर होने चाहिए, हमेशा शफाफ होने चाहिए, आवाम को अच्छा, अपनी मैं राय बेग साहब का की तरफ जाने से इख्तियार पहले आपसे एक करना सवाल चाहिए। करूंगा। कादर खान मंदोखेल साहब जो जीते हैं इस हलके से, वो एक बार फिर से पूरी उम्मीद है कि आप भले गिनती कुछ भी करा लें, हमारी जीत होगी। इतने पूरी उम्मीद कैसे है? नहीं, देखिए, पूरी उम्मीद की बात यह है कि हर कैंडिडेट पूरी उम्मीद है, मुफ्ता इस्माइल साहब भी पूरी उम्मीद है, PTI वाले भी, तहरीक लब्बैक वाले भी, सब पूरी उम्मीद है। तो बात यह है कि अल्लाह की ज़ात पे सबको भरोसा है। अल्लाह ने नून लीग जिसको पूरी इज्जत उम्मीद नहीं देनी है। नून लीग कहती है कि अगर हम हार भी गए तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको दोबारा। देखिए, जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको मिलेगी। वो मुफ्ता इस्माइल साहब हो, वो भी हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए तहरीक लब्बैक वाले भी मोहतरम है, हमारे लिए तमाम लोग मोहतरम है। जिसको भी अब रिकाउंटिंग हो रही है इसमें शफाफियत होगी और जो जिसको भी जीत होगी सबको काबिल कबूल चलिए, इस मोहतरम को मैं संभाल के रखूंगा, मैं आगे जब इस पे जाके सवाल करूंगा। देखिए, उनकी तो मुस्तफ़ा कमाल तो उन्होंने तो शहर में बहुत खिदमत की है। मुस्तफ़ा कमाल की तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके तो कारनामे ऐसे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के कि उनको तो बल्दिया की आवाम वोट कैसे देगी। बल्दिया को तो उन्होंने खून में नहलाया है, बल्दिया के लोगों को तो उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। आज वो किस मुँह से खिदमत की बात करते हैं? अगर उन्होंने इतने ही अच्छे काम किए थे, इतने ही वो तो गिनवाते रहे, वो उन्होंने नहीं कर रही? बेताशा काम गिनवाए दिए। तो फिर बेग आवाम साहब, मैं उनको आपकी क्यों तरफ पसंद नहीं आऊंगा। कर रही? मैं आपकी तरफ आऊंगा। यकीनी तौर पे उन्होंने जब इदारों पे बात करी और फिर इलेक्शन कमीशन पे बात करी, मैं इसी हल्के की तरफ दोबारा आता हूँ। तो क्या मुस्लिम लीग नून, जिस तरह से एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं और मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब भी कहते हैं, अगर हम दोबारा हारते भी हैं तो हम उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर तो कहीं एतराज़ात नहीं होंगे मुस्लिम लीग नून को? देखिए, तो सर 249 के बारे में मैं इस हल्के में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जब यहाँ से, शहबाज शरीफ साहब वेरी रिलेक्टेंट यहाँ से खड़े होने के लिए, और उनका ये था कि मुझे जीतने नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। और आप यकीन करें कि 600 का जो फ़र्क आया था वाडा से, 3 साल तक हम हर फोरम पे जाते रहे, इलेक्शन कमीशन में गए, दूसरी जगहों पे गए, और वो 600 की गिनती नहीं हुई। और आखिर में जब उनको पता लगा कि अब मेरे ख्याल से उनके डेज ओवर हैं, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। देखिए, यहाँ से 2 बार नून का कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो चुका है, एजाज शफी साहब जो थे वहाँ पे, और शहबाज शरीफ साहब भी जीते हुए थे, ये इलेक्शन हमारा था। अब देखिए, यहाँ पे ये हुआ है कि आज जो भी डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन का, ये किसी की ना जीत है ना किसी की हार है। वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अंदर ये है कि जो टोटल वोट कास्ट होते हैं उसका अगर 5% जो होता है उसका अगर मतलब डिफरेंस से ये कोई आदमी रिकाउंटिंग चाहता है तो वो कर सकता है।
यहाँ पे ये 600-700 का जो उन्होंने कहा है वो 5% जो हैं उसमें आते हैं, और आज उसको दोबारा रिकाउंटिंग हुई है। हमें ये कहना है कि 167 स्टेशंस के ऊपर फॉर्म 45 जो थे, देखिए शुरू में जब हुई मैं खुद वहाँ पे गया, कई मैंने किया, बड़ी स्मूथ थी हर चीज़। शाम में फिर वही हुआ कि जिस तरह पहले हुआ था कि 5-6 घंटे के लिए एकदम से होल्ड कर ली गई तमाम चीज़ें, और उसके बाद फिर, हालांकि देखिए एक हल्के का जो इलेक्शंस होता है उसको अनाउंसमेंट में इतनी देर नहीं लगती, उसको बहुत जल्दी अनाउंस हो जाना चाहिए था। यहाँ पे जो आखिरी काउंटिंग आई है वो रात के शायद 4 बजे तक अनाउंस किया गया है इसको, तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर रिकाउंटिंग होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो चले मामला सामने आ गया जो फॉर्म 45 पे कितनी जगह ऐसे थे जो साइन नहीं थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं थे, तो किसकी कोताही थी, कहाँ से आपको लैप नजर आया चीज़ों के अंदर? नहीं थी कि कोताही तो नहीं थी, अब हम लोग भी इतने वो नहीं रहे हैं। डिस्का के बाद हमें अंदाज़ा हो गया कि किस तरह मैनिपुलेशंस की जाती है, और वो यहाँ डस्का पे में मैनिपुलेशन की थी मुस्लिम हाँ लीग नहीं, में? देखिए जब दोबारा जो इलेक्शंस हुए वो यही हुआ ना कि वहाँ पे जब इन लोगों ने की हमारे साथ पीटीआई ने, तो दोबारा फिर करवाने पड़े वहाँ पे, और यहाँ पे भी यही हुआ कि वही स्टोरी थी। वोटिंग मगर हम लोग मैनिपुलेशन करवाना पड़े? नहीं, हमें यहाँ पे क्या हुआ कि ये मालूम था कि कुछ ना कुछ किया जाएगा। देखिए जितने भी पोल हुए थे सब में लोगों ने ये कहा कि पीपीपी जो थी उसका कोई नंबर ही नहीं था। जो हमारी फाइट थी वो लोग कह रहे थे आपकी पीटीआई से होगी, आपकी जो फाइट थी मुस्तफ़ा कमाल से होगी, आपकी। हमें सबसे ज़्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल थी, जिसका हमें डर था, वो तो तहरीक लब्बैक जो था, क्योंकि तहरीक लब्बैक के साथ एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, और हमें ये था कि उनकी सिंपैथी उनके साथ है तो उनके वोटर्स निकलेंगे, क्योंकि जब आदमी के साथ एक ज्यादती हुई है तो वो आएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा जो डर था, हैरानगी हमें ये हुई कि जनाब शाम में जब अनाउंसमेंट हुआ कि जी पीपीपी इसके आ गई है, और पीपीपी मुझे याद नहीं पड़ता मगर भाई साहब बतला रहे हैं कि एक बार कभी यहाँ पे रही है। तो हुआ ये कि अब मेरे ख्याल से 6 मई को हो रहा है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि अगर 6 मई को पता लग जाएगा तो काउंटिंग के दिन कि क्या रिजल्ट आता है, और हाँ। क्या पीपल्स पार्टी ही इस पे बैठी रहती है सीट के ऊपर, या मुस्लिम लीग नून जिस तरह से वो इस चीज़ पे प्रेडिक्ट कर रही है कि वो ही जीतेगी, और गिनती जो है वो कुछ और ही रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी। होगा क्या, 6 तारीख को पता लगेगा। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे NA 249 के हवाले से, और उस पर जो रिज़ल्ट चेंज करने की बात अब चल रही है, और किस तरह से गिनती होगी, क्या तमाम पार्टीज़ पे मुत्तफ़िक हो जाएंगी अगर किसी के हिस्से में भी ये रिज़ल्ट चेंज होकर जाता है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या रिएक्ट देती है, और इसमें यकीनी तौर पे हुकूमत ने जो इस पर दोबारा से री वोटिंग कराने की बात की थी वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी है। अब इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है अदीबा हसन है, MPA PTI से उनका ताल्लुक है। अदीबा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। सबसे पहले हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पर? हुकूमत ने तो दोबारा री वोटिंग कराने की बात की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग का कहा है, तो यकीनी तौर पे अब मान गई होगी हुकूमत इस पे भी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आपने मुझे मौका दिया इस NA 249 के इलेक्शन के बारे में बोलने का। देखिए, मैं तो, मेरी पार्टी का और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि हम ये चाहेंगे कि दोबारा इलेक्शन हो, इसलिए कि इसमें अब मुझे तो ये समझ में अभी तक नहीं आया कि पीपल्स पार्टी का NA 249 में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, वो एकदम से कहाँ से आ गए। तो मैं तो इस चीज़ के, इनकी इस बात को मानूंगी भी नहीं, और ना मेरी पार्टी मानेगी। हम ये चाहेंगे कि जी दोबारा से इलेक्शन हो। अच्छा, तो और अदीबा साहब, तो पार्टी फिर ये बात मानेगी, क्योंकि चले पीपल्स पार्टी का आपने कहा नामो निशान नहीं, मुस्लिम लीग नून का तो नामो निशान था, वो जीती तो आप मानते? नहीं, मुस्लिम लीग का भी देखें, वहाँ पर मुस्लिम लीग का भी आप जब दोबारा इलेक्शन होंगे फिर आप देखिएगा रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब नहीं होंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ रिकाउंटिंग होगी, रिवोटिंग नहीं होगी। नहीं, उसमें भी आप ये देखिएगा जब दोबारा इलेक्शन होंगे आपके सामने रिजल्ट होगा, क्योंकि मैंने खुद जाके, जब मैं वहाँ पे गई थी, मैंने खुद जाके वहाँ पे सर्वे करा था। मैं खुद सर्वे क्या करता, जब मैं वहाँ पे गई थी, मैं देख रही थी वहाँ पे माशाल्लाह से अमजद आफरीदी के लिए लोगों ने खुद ये कहा था कि जी हम यहाँ पर उनके फेवर में हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ पर
पीटीआई के फैसल वाडा साहब ने जितना काम किया है और करवाया अच्छा, यहाँ था। यहाँ मैं रोकूंगा। फैसल वाडा साहब ने अपने कहा कि जितना काम किया है, मगर कल असलम खान साहब की वीडियो आई, वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमारे 5वें 6ठे नंबर पर आने का मतलब ही यही है कि फैसल वाडा साहब ने हल्के में कोई काम ही नहीं करा है। तो आपकी नहीं अपनी जी, पार्टी के ही रहनुमा ऐसी नहीं बातें कर रहे हैं नहीं तो कैसे नहीं चलेगा फिर? नहीं नहीं, उनको उन्होंने कुछ और किसी और मकसद के लिए कहा होगा, लेकिन फैसल वाडा साहब उनका ने, वीडियो पैगाम सामने फैसल है अदीबा वाडा साहब। साहब ने वहाँ पे, मैंने खुद देखा वहाँ पे रोड्स बनाई हुई हैं। फैसल वाडा साहब ने वहाँ पे, जो मैं जिन जो रोड्स पे गई हूँ वहाँ मैंने खुद जाके गलियों में जाके देखा है, वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा है, वहाँ लोगों ने मुझे खुद वहाँ बताया कि ये फैसल वाडा साहब ने ये काम करवाया है, ये गलियां बनवाई हैं, वहाँ बिल्कुल फैसल वाडा साहब ने काम करवाया। चलिए अदीबा वहाँ साहब भाई, आप कहती हैं पीटीआई का काम नजर आ रहा था, और इंशाल्लाह ताला अगर दोबारा वहाँ पे इलेक्शन होंगे तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगी और मैं यही चाहूंगी कि दोबारा इलेक्शन अपील नहीं, दरखास्त, आप दरखास्त जमा कराएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदीबा साहब, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद है, उनसे ज़रा जान लेते हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि फैसल वाडा साहब ने हल्के में बहुत काम करा है, उबैद साहब क्या लगता है आपको, ऐसा हुआ है फैसल वाडा साहब ने अपना पूरा काम किया था? कहीं नजर आया था कुछ आपको ऐसा? हमारी बहन से माजरत है, फैसल वाडा साहब को तो वहाँ मैं बड़े यानी अहानत अंगेज अंदाज से वहाँ याद किया जाता है। कुछ लोग उन्हें अमेरिकन नेशनलिटी की वजह से वहाँ उन्हें अमेरिकन सुंडी कह रहे थे, वहाँ नारे लग रहे थे उनके खिलाफ। उन्होंने तो कदम धरना भी जो है मुनासिब नहीं समझा। यानी एक एमएनए जो होता है किसी इलाके का, या एक एमपीए जो होता है, वो लोगों का नुमाइंदा होता है। उसका कम से कम काम ये होता है, अगर वो हुकूमत में नहीं है और बुनियादी मसाइल के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, तो कम से कम लोगों की खुशी में, उनके गम में, उनके मामलात में शरीक रहे, उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश करे, उनके लिए आवाज़ उठाए, बात करे, उनके घरों में आए जाए, उनसे मिले। क्या लगता है एक एमएनए का हल्के में क्या काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है उसका? देखें, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही सारा गलत है। ये ज़िया उल हक साहब के दौर से ये तरक्याती फंड्स वाला काम शुरू हुआ। एमएनए का या एमपीए का तो काम कानून साजी है। बुनियादी काम तो उनका ये नहीं है कि वो खंबे लगवाएं बिजली के, या सड़कें बनवाएं, या पार्क ठीक करवाएं, या कचरा उठवाएं। ये तो बल्दियाती फंक्शंस हैं। बल्दियात को यहाँ काम करने दिया नहीं जाता। आप समझते हैं फैसल वाडा साहब ने जो नहीं करा काम तो अच्छा करा उन्होंने? लेकिन मैंने आप मेरी बात इग्नोर कर गए। जो मैंने बुनियादी तौर पर कहा, मैंने कहा उन्होंने लोगों, अपने हल्के के लोगों के खुशी गम में शरीक रहना था, लोगों के दरमियान मौजूद रहना था, लोगों को विजिट करना था, लोगों से अपनी बातें शेयर करनी थी, और लोगों की नुमाइंदगी कौमी असेंबली में या कहीं भी करनी थी। इस बात का तो उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया ना 2.5 साल। और सीट जब उनको लगा कि ये नहीं रहेगी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो लोग तो वहाँ उनको वेलकम करने को तैयार ही नहीं है। अगर उन्होंने बहुत आला कोई काम किए होते तो पीटीआई से ये सीट कोई भी नहीं ले सकता था। तो बुनियादी तौर पर ये बहन कोई मुगालता है इनको कामों के हवाले से या फैसल वाडा के हवाले से, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी वाली बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी की कोई बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस वहाँ नहीं थी, और ना ही कोई बड़ी कैंपेन चलाई गई, ना ही किसी उनके मरकजी लीडर ने कोई जलसा जुलूस किया या विजिट किया। अचानक ही पीपल्स पार्टी उभरी, और रिजल्ट के दौरान आपको पाबंदी है ना जलसा जुलूस पे, तो वो तो नहीं कर सकते। फिर भी करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, मुलाकातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लीडरशिप विजिट करती है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे थे, नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता उनका काम बहुत नजर आया। फैसल वाडा साहब का काम ना करना, हल्के में मौजूद ना रहना, आपको क्या समझ में आ रहा है? पार्टी के अंदर ही इख्तिलाफात थे उनसे? नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक ही नहीं है, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो मौसमी वारदाती हैं कि जब मौका मिल गया आ गए, कुछ कोई ओहदा मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो फिर अब बाहर जाके रहेंगे। उनको यहाँ कोई स्टेक नहीं है ना। देखिए, एक पॉलिटिकल कैरियर जो जिसका होता है ना, जिसको लोगों के दरमियान रहना होता है, फिर दोबारा भी जाना होता है, वो एक अलग एटीट्यूड रखता है, और जो आदमी मौके से फ़ायदा उठाने आया होता है उसका एक अलग एटीट्यूड होता है। तो फैसल वाडा को आप एक संजीदा पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं काउंट कर सकते। अच्छा चलें, संजीदा पॉलिटिशियन के तौर पे काम नहीं कर सकते। मैं आपकी तरफ आऊँगा राना साहब, क्या जिस तरह से दीगर पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पहले से कुछ नहीं था, अचानक से पीपल्स पार्टी उठी और उसने सीट अपने हाथ में ले ली, तो क्या वाकई ऐसा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद है, और वहाँ लोगों के गम और खुशी में बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर पहुँचता है। अचानक से जो पहुँचता है वो नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे काउंसलर, अचानक से सड़कें बनना शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ काउंसलर भी मौजूद थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे बल्दिया में, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान कितने थे? पीटीआई से ज़्यादा नजर आए थे वहाँ पे? नहीं, देखिए, मैं पीटीआई किसी से मुकाबला इस चीज़ में नहीं करते, ये अवाम का फैसला होता है। अवाम ने वोट दिया है, कोई हमने अपने घर से जाके वोट नहीं डाले, ठीक है। कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई हैं, अवाम में मोबिलाइजेशन भी की है,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा मुकम्मल वहाँ वर्क किया है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन जो वोट आवाम ने क्या दिया वर्क है, क्या किया पीपल्स पार्टी ने, क्या वर्क किया? देखिए आवाम में जो मोबिलाइजेशन होती पानी है, का मसला, वो लाइनें तो डल गई, चले समझ में आता है, उस पर हाइड्रेंट भी बन गए, वो समझ में नहीं आता, वो तो सिंध हुकूमत का काम था ना। नहीं देखिए पानी का जहाँ तक मसला है, बिल्कुल हमने वहाँ पे पानी का जो स्पेशली पानी का जो सबसे बड़ा काम मसला करा है वहाँ पानी का। पानी का पूरी कराची में मसला है, खाली एक बल्दिया जगह का पर खास नहीं तौर पे है सबसे बड़ा मसला सर, है मैं सब जगह का मसला है, मैं आपसे कह रहा हूँ। पानी आबादी इतनी बड़ी हो गई है, इतना तो पानी भी नहीं है, लेकिन वो एक तरीक़ेकार से सबको पानी दिया जाता है। और हम लोग, मैं आपको बदकिस्मती है हमारी कि हम जितने भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातें भी, हम सब सिर्फ इसी चीज़ों पे खेलते हैं, लेकिन अब ये नहीं देखते कि कितना पानी का रेशो और आबादी हमारी कितनी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 50 लाख रुपए का पानी का काम कराया है वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी ने कराया वो? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने मुस्तफा कराया। कमाल साहब कहते हैं मैंने वहाँ पे लाइनें डाली। जी मुस्तफा कमाल, मैंने आपसे गुजारिश की, मुस्तफा कमाल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने शहर को पेरिस बना दिया, उनकी मेहरबानी। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, फिर आप मुस्तफा कमाल की बात करते हैं। देखिए आवाम के रिजेक्टेड करदा लोगों की बात वो कहते हैं करें आप, लेकिन वो कहते हैं पेरिस को स्विट्जरलैंड सिंध हुकूमत ने बनाया, देखिए मुस्तफा कमाल एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, क्या आप उनकी गुफ्तगू समझते हैं? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड बनने के अहल हैं? पहले तो वो अपने आप को ये साबित करें कि जी मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ और मैं ये तो हम तमाम पार्टी में से करेंगे तो फिर पार्टियां खाली रह जाएंगी, सिर्फ कायद ही पार्टी के अंदर रह जाएंगे। मैं बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से पीपल्स पार्टी कहती है हमने वहाँ बेताशा काम कराए हैं, और हल्के में जब वहाँ पे दौरे किए गए, K21 न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुंची दौरे करने के लिए, तो वहाँ अचानक से नलकों में पानी आने लगा। लाइनें वहाँ डली हुई थी, मगर वहाँ पर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, हाइड्रेंट को पूरे तरीके से भरपूर तरीके से पानी मिलता है। सिर्फ हुकूमत का काम है हाइड्रेंट खत्म कराना, सरकारी हाइड्रेंट रहे, समझ में आता है। मुस्लिम लीग नून का काफ़ी वहाँ पर तगड़ा रहा है, वोटिंग के दौरान भी देखा नून लीग के वहाँ पर थे मौजूद। तो क्या ऐसे काम कराए थे नून लीग ने जिसको वोट मिलने चाहिए थे जो नहीं मिल सके? देखिए नून लीग का तो मैंने आपको बताया कि आल्दो हम इलेक्शंस लास्ट टाइम जीत गए थे, बट वो हमसे छीन लिया गया और फिर फैसलाबाड़ा को वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया और 600 वोट आखिर तक काउंट नहीं हुए। मुझे तो हैरान की अभी ये हुई है कि मेरी बहन जिस तरह बात कर रही थी कि सड़कें बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा काम करवाए गए हैं, मैं वहाँ पे कई बार जा चुका हूँ और वहाँ पे जितनी खस्ता हाली उस इलाके के अंदर है, आप यकीन करें कि अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। ना सिर्फ पानी बल्कि सड़कें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। यही वजह थी कि इस बार जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो लोगों ने बड़ी सख्त ज़बान यूज़ की फैसलवाड़ा के लिए, और वो कह रही हैं कि फैसलवाड़ा को लोग वहाँ पे पसंद करते हैं क्योंकि वो गए नहीं अपने इलाके के अंदर। तो आपके भी दूसरी बात यह है कि आप देखिए अगर आप जब भी होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, और हर दफ़ा पार्टियां जो हैं वो वहाँ के मसाइल गिनवाती है। 2 दफ़ा मैंने शायद आपका भी रहा है, तो मसाइल तो उस वक्त भी हल किए जा सकते थे, नहीं किए गए। तो देखिए प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि फैसलवाड़ा वहाँ पे काम करवा सकते थे, इस तरह नहीं कि ये लोकल गवर्नमेंट ही करवाती। अगर एक फंड्स वगैरह सेंटर में तो उनकी हुकूमत थी, अगर वहाँ से एक स्पेशल पैकेज वगैरह कोई अपने इलाके के लिए, मगर उन्होंने उनको ये मालूम था जब तक मैं इसको ड्रैग कर लूँगा चलेगा, जब मैं देखूँगा कि नहीं अब मेरे हाथ से निकल रहा है तो मैं इसको छोड़ दूँगा, और एग्जैक्टली उन्होंने वो किया। देखिए हैरानगी ये है कि आप कह रहे थे कि कोई उनसे ये पूछे पीटीआई से कि जी आप कह रहे थे ये हमारी सीट है और हम यहाँ से जीते हुए हैं, फैसलवाड़ा जीता हुआ है। अगर ये था तो आप 6 नंबर पे किस तरीके से आ गए, मतलब इसका वो जवाब बिल्कुल नहीं देंगे कि उन्होंने नहीं कराया शायद। हाँ, बल्कि मुझे हैरानगी ये हुई कि उनका कैंडिडेट जो था वो एक टीवी प्रोग्राम का, हमें तो पता ही नहीं ये हुआ कैसे, क्या हो गया, वो तो बेचारा अभी तक सख्ते के अंदर है, परेशानी के अंदर है। पता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीज़ें देखिए हमें पता लगा। देखिए जहाँ तक सुबह जो पोलिंग हुई है वो सही हुई है, मतलब उसके अंदर किसी ने बेज़ाब्तियाँ उसके अंदर नहीं हुई हैं। इसके अंदर जो आखिरी खेल खेला गया है कि कुछ हलकों के रिजल्ट्स को रोक लिया गया और वही पे मैनिपुलेशन की जाती है, इन सेंस कि जब वो देखते हैं कि इन जगहों से अगर आपने इलेक्शन जब अनाउंस हो रहे थे तो आप देख रहे थे कि शुरू से आखिर तक जो था मितफा जो था उसको लीड मिली हुई थी, और बाद में आखिर में उन्होंने क्या किया कि कुछ हलकों को रोक के और फिर अपना अनाउंस कर दिया, और 45 फॉर्म्स जो था वो उन्होंने दिया नहीं लोगों को। इसी तमाम चीज़ को सही करने के लिए हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है। अदीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंतखाबी इस्लाहात की बात इसलिए हुकूमत कर रही है कि तमाम चीज़ें शफाफ हो सकें, ई वोटिंग हो सके। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है उनकी, उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है, वैसे अब आपकी तरफ आऊँगा। इंतखाबी इस्लाहात इसीलिए लाने की शायद खान साहब जो है वफाक हुकूमत वो इसी पे बज़ेदा है, इसीलिए शायद कि तमाम चीज़ों को शफाफ कर सकें। आप समझते हैं कि ये आने के बाद शफाफियत पे पूरा एतमाद कर सकेंगे, तमाम जमातें कर सकेंगी? जो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है ये तो खान साहब ने बड़ी गाड़ी छोड़ दी, बड़ी देर लगा दी। 2.5 साल गुजरने के बाद वो इस पर बात कर रहे हैं।
और रवैया उनका इतना ख़राब है कि वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं होते, ना ही ओपोजिशन पार्टी से, यहाँ तक कि अपने इत्यादियों से भी बात नहीं करते। तो जहांगीर तरीन से बात करने को तैयार होगा ना? वो जहांगीर तरीन से भी बात करने के लिए ऑन फेस उनका मौक़िफ़ कुछ और है। वैसे उन्होंने अली ज़फ़र को आगे बढ़ाया है कि बात करो, लेकिन वो कहते यही हैं कि जी कोई बात नहीं होगी, ये होगा वो होगा। तो बात ये कि इंतखाबी इस्लाहात तो सबसे बुनियादी काम है, और ये करना तो खान साहब को पहले 6 महीने में ही चाहिए था कि ये इस हवाले से कुछ संजीदा काम करते और अपोजिशन को भी साथ बिठाते, टेबल टॉक करते और इसमें जो खामियां हैं वो दूर करते। अब इंतखाबी इस्लाहात के मामले में सिर्फ पता नहीं कितना कुछ है जिसको ठीक होना है, बहुत कुछ है अभी, यानी काफ़ी काम करने का है। अच्छा, क्या क्या है मैं उनसे जान लेता हूँ। अभी अदीबा साहबा ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। अदीबा साहबा, इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत लाने के लिए बज़िद है और शायद इसीलिए शफाफियत को बरकरार रखने के लिए, तो क्या हम समझ सकते हैं, इस पे इत्मीनान रख सकें इस चीज़ के ऊपर कि आने वाली तमाम चीज़ें शफाफियत को बरकरार रख सकेंगी? ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगी, फॉर्म 45 पे सिग्नेचर नहीं होना, वोटिंग देर से शुरू होना, बीच में बेज़ाब्तगियाँ हो जाना, ये चीज़ें बेहतर हो सकेंगी फिर, या और भी कुछ लाने की खान साहब इस पर जतन करेंगे फिर? देखिए, बिल्कुल खान साहब का अपना विजन ही यही है कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल शफाफियत और बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जब खान साहब का जो चाह रहे हैं वही होगा, और हम तो यही चाहते हैं कि इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर, क्लीन एंड क्लियर तरीके से हो। तो इंशाल्लाह ताला जब भी आप देखेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन खान साहब के कहने पे चले तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से होंगे। अच्छा अदीबा साहब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन को कह दिया है कि आप आएँ हमारे साथ बैठ के बात करें, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हमारा साथ दें। अगर अपोजिशन नहीं मानती है तो क्या खान साहब अकेले करने के अहल हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, खान साहब ने तो ऑफर करी है ना, उन्होंने तो वो तो अपने तौर पे हर चीज़ पर कोशिश कर रहे हैं। वो तो चाह रहे हैं ना कि अपोजिशन आए और आके बैठे, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो चाह रहे हैं वो आके बात करें। वो क्यों नहीं आ रहे? वो फेस करें ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ आके बैठे, बताएं कि भाई हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। खान साहब वो वाहिद प्राइम अच्छा, तो मिनिस्टर खान साहब ये समझ में नहीं आ रहा, वो क्या अपने प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे? वो खान साहब ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन क्या रही है, अपोजिशन क्यों नहीं गवर्नमेंट को तो ये ढाई साल के बाद याद आया कि ऑपोजिशन क्या चाह रही है, मैं आप ऑपोजिशन से रब्ता करूं? नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। खान साहब ने हमेशा यही चाहा है, और हमेशा वो शुरू से, लेकिन वो तो हमेशा से कहते आए कि ऑपोजिशन जब भी हमसे बात करती है एनआरओ मांगती है। जब से उनकी गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से जो है खान साहब ने यही कोशिश करी है कि मिलकर गवर्नमेंट को चलाया जाए, और वो हमेशा से उन्होंने हर डिपार्टमेंट में हर दफा जो है लोगों को, अपोजिशन को बुलाया है और बैठ के बात। लेकिन बैठ के बात किससे करेंगे? सबके ऊपर तो केसेस बन गए हैं। केसेस बन और खान साहब कहते हैं मैं किसी मुजरिम से या मुलजिम से बात नहीं करूंगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के वक्त से बात करने को तैयार हो गए। जहांगीर तरीन से बात करने के लिए इसलिए तैयार हुए ना कि वो सबसे बात करें, उन्होंने सबसे कहा है, जहांगीर तरीन से भी कहा है, अपोजिशन से के भी लोगों से बात करने को कहा है, आके बैठ के बात तो करें ना। अदीबा साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ मैं, अगर ऑपोजिशन आती है बात करने तो फिर खान साहब कहते हैं एनआरओ मांगने आ रहे हैं हमारे पास। मांगते हैं ना, जब वो उनके साथ कोई बैठता है तो वो कहते हैं एनआरओ दे दो, एनआरओ दे दो। तो तरीन साहब ने भी एनआरओ मांगा है। वो एनआरओ की रट लगा लेते, जब वो एनआरओ की रट लगा लेते हैं तो फिर आगे बात ही नहीं आगे बढ़ती है। तो तरीन साहब ने एनआरओ मांगा बैठ के? नहीं, अभी तो नहीं मांगा ना। आप देखिए, मतलब मांग सकते हैं आगे वो। अभी जब वो जहांगीर तरीन बैठेंगे, बात करेंगे, फिर आगे बात देखेंगे ना, आगे वो क्या बात होती है। चले, मैं ऑपोजिशन से पहले से आपसे ऐसे कैसे कह दूं? मैं आपसे पहले से ऐसे कोई बात नहीं। चले, खान साहब भी तो पहले से ही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन एनआरओ मांगने आ रही है। मैं ऑपोजिशन से पूछ लेता हूं इस पे। गुलजार साहब, आपकी तरफ आऊंगा। क्या ऑपोजिशन वाकई एनआरओ मांगने जा रही है खान साहब से बार बार? क्या जिस तरह से वो कहते आ रहे हैं, उन्होंने ऑपोजिशन को कहा है कि हमारे साथ आए, इंतखाबी इस्लाहात में बैठ के बात करें। देखिए, जो मेरी बहन कह रही है ना, उनको बेचारे को खुद नहीं पता ऑपोजिशन एनआरओ क्या मांगेगी। वो ऑपोजिशन से एनआरओ मांग रहे हैं। ऑपोजिशन वो क्या किसी को एनआरओ देंगे? वो तो खुद ऑपोजिशन को उन पर एतमाद ही नहीं है, क्योंकि वो तो झूठे वज़ीर आज़म है।
वो तो कौन से झूठ बोल रहे हैं, 2.5 साल से झूठ बोलते चले आ रहे हैं। तो जब एतमाद ही नहीं है ना, एतमाद पैदा करें, सबसे पहले एतमाद की एक फ़िज़ा पैदा करें, आवाम के अंदर एतमाद पैदा करें, जो दूसरे अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ अपने एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा करें। वो तो झूठे, तो उन पे एतमाद या गुफ्तगू करके करेंगे क्या? वो तो इधर वादा करेंगे, इधर झूठ बोल देते हैं, इधर वादा करते इधर झूठ बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो एक बुर्दबार वज़ीर आज़म होना चाहिए और उनको अपने अंदर इस्लाहत पैदा करनी चाहिए। जो वो कल कह रहे थे, जो आवाम को नई और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आवाम को जो खामियां और खूबियां बता रहे थे, यानी कि दूसरों की खामी और अपनी खूबी बता रहे थे, आज क्या हुआ? आज वो कोई खूबी कहाँ गई? क्यों आप इदारों में इस्लाहत नहीं लेकर आ रहे? क्यों आप एक के बाद दीगरे झूठ बोल रहे हैं? तो आप पाकिस्तान की तारीख का झूठा तरीन वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान साहब हैं जनाब। सबसे पहले तो वो अपने आप को जो सादिक उल अमीन का, वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी साहब को झूठा कहते थे, नवाज शरीफ साहब के दौर में नवाज शरीफ को झूठा कहते थे। सर हम तो कह रहे हैं सारे गलत थे। आप अच्छे आदमी थे, आप अच्छे आदमी, तो सारे गलत लोग थे जितने पिछले 70 साल से सब गलत थे, आप बहुत अच्छे आदमी थे। आप बताइए क्या हुआ? वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़े 70 साल में झूठा आदमी आप आए, वो नहीं थे, क्योंकि इसलिए कि ये आपकी जबान बता रही है कि अगर वो गलत थे तो आप बताते कि देखें जी सच्चाई ये है, ईमानदारी ये है, इस्लाहत ये है, देखें जी इतने इदारों के अंदर हमने इस्लाहत पैदा कर दी है, देखें जी हमने इतना ज़राए मुआदला इकट्ठा किया है। मौजूदा इस्लाहत में बात कर लें हम। इंतखाबी इस्लाहत के लिए अपोजिशन को दे दिया है, उन्होंने ऑफर दी है, तो अपोजिशन जा क्यों नहीं रही है इंतखाबी इस्लाहत पे? क्यों एतमाद नहीं है? मैं आपसे भी गुजारिश कर चुका हूं, जो शख्स झूठ बोलता हो उस पर एतमाद कौन करेगा? सबसे पहले तो वो एक एतमाद की फिजा कायम करे। कौन से झूठ की बात कर रहा है इस जगह? वो तो सब तमाम चीजों पे झूठ बोल रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहत में कौन से झूठ की बात? उसमें भी कोई वादा करेंगे वो झूठ बोल देंगे कि जी हमने तो ये बात ही नहीं की। देखिए कंसेंसस होता है, एक एतमाद की फिजा बहाल होती है, उसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है। जब सबसे पहले तो कौम को एतमाद में लें कि जी ये हमारा वजीर आजम अच्छा है, मैं बेग साहब की ये हमारा वजीर आजम मैं आपसे आखिरी सवाल है, ये हमारे फैसले करेगा। आखिरी सवाल, पीपल्स पार्टी जाएगी इंतखाबी इस्लाहत पे बात करने खान साहब के बाद? सर इंतखाबी इस्लाहत तो होनी चाहिए, जब तक देखिए एक एक इदारे के अंदर रिफॉर्म्स आना चाहिए। रिफॉर्म नहीं होगा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? हम तो मैं कहता हूँ कि पूरी कौम चाहती है कि इदारों के अंदर रिफॉर्म हो। पूरी कौम चाहती है। साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अपोजिशन में पीपल्स पार्टी को भी दावत है, ऑफर है वहां पर जाने की, तो मुस्लिम लीग नून जिस तरह से एक तरफ एहसान इकबाल साहब ने कहा कि हम इंतखाबी इस्लाहत मानने को तैयार है, मगर इंतखाबी इस्लाहत की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यही बात करते हैं, तो नून लीग है मुत्तफिक है इस चीज़ के ऊपर? देखिए इमरान साहब ने अभी हुआ है कि 6-7 जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर आपको पता है कि पीटीआई को शिकस्त हुई है। अब जब शिकस्त हुई है उनको, तो उसके बाद उनको एकदम से ये इस्लाहत जो हैं वो आ गई। देखिए इस्लाहत का एक तरीका होता है, ऑन बोर्ड आप लें, मगर आप जब उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, आप उनकी इज्जत करने को तैयार नहीं हैं, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लोगों को। अभी देखिए कुछ दिनों पहले जो FIA के जो डायरेक्टर्स थे जिनका इंटरव्यू आया है, उन्होंने क्या क्या बातें की हैं। किसी और कंट्री में अगर आप ये बातें हो जाएं तो हुकूमत इस वक्त तक घर चली जाए। हमारे यहाँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ने आके कह दिया जी ये गलत है, बस बात ख़त्म हो गई है। भाई आप इसके अंदर कोई एक कमीशन बना दीजिए और उसको आप देख लीजिए। हाँ देखिए ये हुकूमत जो चल रही है ऑर्डिनेंसेस पे चल रही है। इस बार भी वो क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट साहब को एक चिट भिजवा देते हैं, वो एक करके एक ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं और काम चल रहा है। 3 साल इस तरह आपने निकाल ली है। इकॉनमी का इस वक्त ये हालत हो गई है कि आप इसको, अब नया एक फाइनेंस मिनिस्टर आया है, वो खुद कह रहा है कि जी हमने IMF के साथ गलत तरीके से वो की है, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, अब ये आएंगे, ये कुछ काम करेंगे इस तरीके से। बड़ी खतरनाक शर्तें हैं। हाँ IMF। हाँ जी तो आपने क्यों मानी उस वक्त? उसके बाद असद उमर साहब, देखिए इस वक्त हम जिस दहाने पे खड़े हैं, मैं ख़ुद कॉलम तहरीर करता हूँ लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए, आपको अंदाज़ा नहीं है कोरोना के अंदर क्या हो रहा है। वही असद उमर जो पहले कहते थे, 1 साल के बाद वो IMF के पास गए थे, सिर्फ आके बात कर रहे हैं और मास्क पहनने के तरीके बतला रहे हैं। अभी तक हमने वैक्सीन को वो ऑर्डर प्लेस नहीं किए इंटरनेशनल मार्केट में। इस वक्त दुनिया की आधी नेशंस जो थी वो वैक्सीनेटेड हो गई हैं, हमारी 1% भी अभी तक नहीं हुई है। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जिस तरीके से
इंशाल्लाह ताला इस पे कल या परसों में इस पर प्रोग्राम करेंगे कोरोना के ऊपर, यकीनी तौर पे उस पर करेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग नून में, बस इसके बाद अदीबा साहब की तरफ जाऊँगा, मुस्लिम लीग नून जा रही है, मुत्तफिक है इस चीज़ के ऊपर? खान साहब के बाद बात करेंगे। तमाम जमातें अगर बैठती हैं, और ये वो नहीं है, पिक एंड चूज नहीं होगा, ये नहीं कि इमरान साहब को जो पसंद आ जाए, जो चीज़ उन्हें सूट करती है, उस वक्त इनको सबसे ज़्यादा सूट क्या कर रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको किस तरीके से वोट जो हैं वो हमें आप मिल जाए। चले वो भी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। अदीबा साहब आपकी तरफ आऊँगा, बस आखिरी सवाल है, क्या तमाम चीज़ें हैंडल कर पाएंगे खान साहब अकेले ही? तमाम चीज़ों में इस्लाहात ला पाएंगे? जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज अगर इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात करनी तो इलेक्शन कमीशन ने खुद करी है, नैब में करनी है तो नैब भी खुद करेगा, कोई और नहीं करेगा इसमें। तो क्या आप समझ सकते हैं या हुकूमत समझ रही है इस चीज़ को कि तमाम चीज़ों में अगर इस्लाहात करनी तो वो खुद ही कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, उनकी कैबिनेट अपनी अब खुद भी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी कैबिनेट के साथ मिलके करेंगे। चले, बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उबैद साहब, मैं आपकी तरफ आखिरी सवाल, बस आपसे आखिरी कंक्लूजन, आप समझते हैं इंतखाबी इस्लाहाती आखिरी हल है तमाम शफाफियत को बरकरार रखने के लिए? नहीं, ये तो आखिरी हल वाली बात तो कोई नहीं है। देखें, मुल्क को जिन लोगों ने चलाना है उनके इंतखाब का और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक अच्छा तरीका, शफाफ तरीका, खामियों से पाक तरीका हमारे लिए बहुत ही, हमारी मुस्तकबिल के लिए, हमारी अगली जनरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो नहीं हो सकता कि कीमे वाले नान पर इलेक्शन लड़े जाते रहें, या मतलब नारे लगा के और धांधली करके और फॉर्म गायब करके और ये सब चक्कर। अभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा 400 वोट किसी पोलिंग स्टेशन पे हैं, वहाँ भी 11 बजे रात तक रिजल्ट नहीं आ सका। तो वो कितनी देर लगती है? हुकूमत कह रही है कि हमें घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो वो कह रहे हैं ना, लेकिन देखें उन्होंने, देखें वो इतनी गाली गलौज करते चले आए खान साहब, तो अब उन्होंने अपना तो कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना, जो उनके ऊपर एक एतमाद हो सकता था एज ए हुक्मरान बतौर, वो तो अब नहीं रहा। वो एहतसाब उन्होंने करना नहीं था, एहतसाब तो नैब ने करना था, मुकदमे नैब ने बनाने, गिरफ्तार नैब ने करना है, हुकूमत का इसमें क्या रोल था? मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, कुछ मुस्तकबिल है इसका ई वोटिंग का पाकिस्तान के अंदर, दिख रहा है आपको? बिल्कुल, वो तो नविश्ता दीवार है, वो तो एक वक्त आएगा जब वो जाना ही पड़ेगा इस तरफ हमको, बट ये कि अभी शायद खान साहब ये सब नहीं कर पाएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया उबैद साहब, राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आप तीनों मेहमानों ने वक्त निकाला। और यकीनी तौर पे ई वोटिंग की इसका फ़िलहाल तो अभी इसका इतनी ज़रूरत नज़र नहीं आती, जिस तरह से नून लीग भी इस बात पे कहती है कि अभी इसके इस्लाहात की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद मुस्तकबिल में जाके, और जिस तरह से एतराज़ात और इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, इस पर शायद ज़रूरत पड़ सके आगे चल के ई वोटिंग की। और खान साहब अगर इस पर स्टैंड उठा रहे हैं तो यकीनी तौर पर अब शायद हुकूमत अगर एक साथ बैठती है या अपोजिशन के साथ एक साथ बैठती है तो इस पर कोई ना कोई रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई देगा। और बाकी जो NA 249 का जो रिजल्ट है वो 6 मई को सुबह पता लग जाएगा कि किसके हिस्से में जाता है और इस पे हल्के पे कौन बैठता है। और इंतजामात के साथ साथ इक़दामात भी करने उस हल्के में ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि मसाइल के ऊपर ही वोट लिए जाते हैं, उन मसाइल को हल नहीं किया जाता। देखना ही कि आने वाली हुकूमत इस पर या आने वाला हल्के में जो भी नुमाइंदा बैठेगा वो इस चीज़ को कैसे हल करता है, आने वाला वक्त ही पता चलेगा इसमें। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।